मंजूरी मिल गई है। इसी मंजूरी के साथ अब ये जेवी देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन जाएगी। 70,000 करोड़ से ज्यादा की इस डील के बाद भारत के मीडिया जगत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, सबसे पहला सवाल यही कि रिलायंस डिज्नी डील को सीसीआई की मंजूरी मिल गई है, डिटेल्स क्या है इस पूरी डील की? देखिए, एक बड़ी डील को मंजूरी मिलते हुए दिखाई पड़ी है और रिलायंस और हॉटस्टार की तरफ से जो डील थी, ये करीब 70,000 करोड़ रुपए की डील है, इसको सीसीआई की तरफ से अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ा है। दरअसल इस डील के बाद जो हिस्सेदारी है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 16.34% के आसपास की हिस्सेदारी रखेगा, वायोकॉम जो कि 46.82% के आसपास की हिस्सेदारी रखेगा और डिज्नी करीब 36.84% के आसपास की हिस्सेदारी रहेगी। यानी कि अगर आप मेजरली देखेंगे तो इस डील में मेजर हिस्सेदारी रिलायंस और बाकी कंपनियों की तरफ से, एसोसिएट कंपनी की तरफ से होगी। करीब रिलायंस की तरफ से इस डील में 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश किया जाएगा और जो इस पूरी डील की वैल्यू रहेगी वो करीब 70,352 करोड़ रुपए के आसपास इस डील की पूरी वैल्यू होते हुए दिखाई पड़ेगी। इस डील के बाद एग्जीक्यूशन जब होगा तो नीता अंबानी जी इस कंपनी की नई चेयरपर्सन होंगी, इस नए जेवी की, और साथ ही साथ उदय शंकर सर जो होंगे वो वाइस चेयरपर्सन के तौर पर इस नए जीवी में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा इस डील के कुछ और एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो उसमें डिज्नी, हॉटस्टार, स्टार इंडिया के जो तमाम चैनल्स हैं वो इस डील के बाद इस जेवी के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ इस डील के बाद जो बड़ी पिक्चर है वो ये कहती है कि सबसे ज़्यादा ओटीटी सब्सक्राइबर होंगे, सबसे ज़्यादा 120 से ज़्यादा चैनल होंगे और देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस की तरह बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। सुमित, अगर मीडिया एंटरटेनमेंट की बात करें तो ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से बदल रही है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव या सिनेरियो क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो जो एक हाल में ही पीएफपीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट आई थी तो उनका ये मानना है कि जो सालाना ग्रोथ है इस सेक्टर में वो करीब 9 साढ़े 9.10% के आसपास का है और 2027 तक इसका साइज 73.6 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा भारत का जो वीडियो स्ट्रीमिंग मार्केट है वो भी करीब 6,850 करोड़ था 2022 तक आते आते 2025 तक अनुमान है कि करीब 9100 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओटीटी मार्केट भी जो भी करीब $2.5 बिलियन के आसपास का ये ओटीटी मार्केट है, ये बढ़कर रफली 5.7 बिलियन या 5.3 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये ओवरऑल सब्सक्राइबर की सिचुएशन है, किस तरह की सब्सक्राइबर्स की सिचुएशन है। सबसे पहले अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो अमेजन प्राइम करीब 5.9 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, हॉटस्टार 3.8 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर है, जियो सिनेमा 1.2 प्लस करोड़ सब्सक्राइबर है, सोनी लाइव करीब 1.2 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर है और Z5 पर करीब 75 लाख प्लस सब्सक्राइबर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह का अगर इंटीग्रेशन होता है तो जियो सिनेमा सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन वाला प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिखाई पड़ेगा तमाम जो कंपनी का इंटीग्रेशन है उसके बाद। इसके अलावा स्पोर्ट्स राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग में एक सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर ये शुमार होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तेज़ी से बढ़ते जो मीडिया सेक्टर है उसका भी एक बड़ा फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा इस पूरे जेवी के बाद। और सिंगल ऐप में आपको जियो सिनेमा, हॉटस्टार जैसे जो इंटरफेस है वो यूज़ करने को मिलेंगे। सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम को एक बड़ा स्टिफ कंपटीशन गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिखाई पड़े। तो एक बड़ी री रेटिंग की पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है मीडिया एंटरटेनमेंट स्पेस के अंदर। चलो तो इस डील पे आगे और ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ गौरांग शाह मौजूद भी हैं। गौरांग, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो ये डील एक बड़ी मीडिया स्पेस में री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज़ की बातचीत पहले भी हुई है, लेकिन अब ये सीसीआई की तरफ से अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो इस पूरे अप्रूवल के बाद और इस खबर के ऊपर आपका क्या टेक है? सुमित, अभी धन्यवाद आपका और सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो अभी जिस प्रकार से आप विश्लेषण कर रहे थे, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फायदा अगर ये मनोरंजन, खेल कूद, सिनेमा वगैरह में खास करके ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का युग चल रहा है और जिस प्रकार से उपभोक्ताएं यहाँ पर जुड़ रहे हैं, एक सीधा सीधा फायदा जियो सेल्युलर सर्विसेज को भी होगा क्योंकि ये भी कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट के तहत आता है। और एक अनुमानित आंकड़ा जो आप बता रहे थे, साल दर साल इस प्रकार से वृद्धि हो रही है, जाहिर है एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट कंटेंट प्रोवाइडर के रूप में और जिस तरीके से ये जो साझा करार किया है, मौजूदगी के रूप में एक सबसे बड़ी कंपनी उभर करके आ सकती है। और ये अनुमति आने का समय भी मेरे ख्याल से काफ़ी रोमांचक है क्योंकि कल रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम है। मेरे ख्याल से अगर वहाँ पर चेयरमैन साहब कुछ घोषणाएं करते हैं इसको लेकर के और ज़मीनी स्तर पर जिस प्रकार से ये धीरे धीरे करके एक के बाद एक जो अनुमति मिलती जाएगी,
वास्तविकता के बहुत करीब आकर के खड़ा हो जाएगा। तो गौरांग, देखिए बहुत सारी चीज़ें एजीएम में निवेशक सुनना चाह रहे हैं, और क्योंकि ये कंपनी ऑयल एंड गैस से लेकर ऑयल टू केमिकल, देन टू टेलीकॉम, देन टू आईटी इनेबल सर्विसेज, मीडिया, एंटरटेनमेंट प्लस ग्रीन एनर्जी, इन सब पे एक्सपैंड कर रहे हैं और उस पर ही अलग अलग टेक आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आपकी तरफ से क्या उम्मीदें आप लगा रहे हो एजीएम को लेके, और इस डील के बाद किस तरह की री रेटिंग आप स्टॉक की देख रहे हो? कोई टारगेट्स? देखिए, टारगेट के रूप में तो 3,400 के लक्ष्यांक है, और जब कभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम होती है तो बाजार में चर्चा और उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है सुनील। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि कल जो घोषणाएं करेंगे, एक तो जो ट्रांजिशन प्रोसेस है वो, दूसरा जो भी मतलब ऊर्जा से जुड़ी हुई जो भी कारोबार है वहां पर मेरी दिलचस्पी ज़्यादा रहेगी कि क्या किस प्रकार से आगे बढ़ने के इनकी योजनाएं हैं, कारोबार किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के तहत जियो सेल्युलर सर्विसेज का कारोबार भी आता है, उसको लेकर के क्या टिप्पणियां हैं, और आज ये जो अनुमति मिली है सीसीआई की तरफ से, उसको लेकर के अगर कुछ और विश्लेषण करते हैं तो मेरे ख्याल से स्पष्टीकरण काफी आ जाएगा। काफी कुछ बदलाव हुआ है पिछले 5 से 10 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जिस प्रकार से नए नए कारोबार जुड़े हैं, जिस प्रकार से उस नए कारोबार ने योगदान दिया है और एक नक्शा सामने रख दिया है कि किस पथ पर ये कंपनी को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये विश्लेषण मेरे ख्याल से हमारे और आपके लिए, सभी के लिए ज़रूरी होगा। और जैसे हमने बताया, बुनियादी तर्क के आधार पर तो काफ़ी लंबे समय से हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय दी है, और तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल जो आंकड़े लेकर के आते हैं, हमने निरंतर हमारा लक्ष्यांक ऊपर की तरफ बढ़ाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और इस खबर पर और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाकी रिलेटेड न्यूज़ फ्लोज के बीच में हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू दीपाली। बिल्कुल, आपको हम बता दें कि ये डिस्क्लेमर भी ज़रूरी है कि आप जो चैनल सीएनबीसी आवाज़ देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट का हिस्सा है और इसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। तो सुमित, आप हमारे साथ बने रहे, मार्केट अपडेट के लिए एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। बात कर लेते हैं मार्केट अपडेट की। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद ऊपरी स्तर से बाजार फिसल गया। सेंसेक्स 74 अंक चढ़कर 81,786 पर, तो वहीं निफ्टी की भी रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। निफ्टी 35 अंक चढ़कर 25,052 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी आईटी इंडेक्स भी रिकॉर्ड क्लोजिंग पर बंद हुआ। तो डिटेल्स सुमित से लेते हैं। तो सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन सेक्टर्स और शेयर्स में तेजी रही? देखिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको फार्मा का ही दबदबा दिखाई पड़ेगा। सबसे पहला नाम आता है एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री का, 7% तेजी, विप्रो 4% ऊपर। फार्मा में से डिवीज लैब करीब 2.5% ऊपर, भारतीय एयरटेल 2.25% की तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में मारुति, एशियन पेंट्स, अदानी एंटरप्राइजेज और श्रीराम फाइनेंस आधा से लेकर 1.5% बिकवाली यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप में से एलटी टेक करीब 3.5% ऊपर, इंडियन बैंक 3.5% ऊपर, बीएससी 3% ऊपर और कोफोर्ज करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में टाटा एलेक्सी लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, नायका 4% नीचे, जी एंटरटेनमेंट 3.5% नीचे और पीबी फिनटेक 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। एफ&ओ में बढ़ने वाले शेयरों में एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री, ग्रैन्यूल्स इंडिया, ट्रेंट लगातार तेजी में नए रिकॉर्ड स्तरों पर और आईएक्स 4% का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में क्रॉम्पटन करीब 1.5% नीचे, बंधन बैंक 2% नीचे, मैक्स फाइनेंशियल और एबी फैशन करीब 1.5 से लेकर 2% तक की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं कोलकाता की, जहां पर रेप और मर्डर मामले में बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज बीजेपी ने बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया, जिसका असर कोलकाता, हावड़ा से लेकर अलीपुरद्वार, पुरुलिया और सिलीगुड़ी तक दिखाई दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता बंद को असरदार बनाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नदिया, हुगली, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना में ट्रेनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई। उसके बाद सुरक्षा बलों से उनकी झड़प भी हुई। कई शहरों में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। अलीपुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगजनी करने की कोशिश की तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बंगाल बंद के दौरान कोलकाता में बीजेपी की लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली और अग्निमित्रा पॉल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन सब के बीच गोली चलने और बम बरामद होने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बंगाल के भाटपाड़ा गोलीकांड में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाटपाड़ा में बीजेपी नेता
नेता प्रियंगू पांडे की कार पर फायरिंग हुई थी। इस हमले में कार में सवार बीजेपी नेता रवि सिंह को चोट आई है। फायरिंग वाली जगह से पुलिस ने बम भी बरामद किया है। बीजेपी ने ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाया है और कहा है कि पुलिस लोकतंत्र को कुचल रही है। लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे, जितना भी आप लोग पुलिस के गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है, विचार चाहिए। बीजेपी के बंगाल बंद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाएंगी, जिसमें बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के अंदर एक विधेयक पारित किया जाएगा। इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। अगर वो इसे पारित नहीं करते हैं तो वो राजभवन के बाहर धरना देंगी। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। আমি জানি রাজার পট রাজা বাবু কিছু করবে না, না করলে মেয়েরা মনে রাখবেন রাজভবনে গিয়ে বসে থাকবে ঘন্টার পর ঘন্টা, ভাইরাও থাকবে। এই বিল সই করতে হবে, রাজ্যপালের কাছে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে দায়িত্ব সারলে হবে না। तो बंगाल में कब थमेगा बवाल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक ऐसी खबर जिसका ताल्लुकात इसलिए आपसे हो सकता है कि अगर आप विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हो या फिर विदेश में पढ़ाई कर रहे हो। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक चिंता वाली खबर है, खासतौर पर जो छात्र कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं या फिर जाने की तैयारी में है। दोनों देशों ने अपने नियमों में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे छात्रों के लिए वहां रहकर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आइए वीडियो वॉल के जरिए मैं आपको बताती हूं कि आखिर इन दोनों देशों के नियमों में किस तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते अब इन दोनों देशों में पढ़ने की राह मुश्किल होने जा रही है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने क्या कुछ बदलाव किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने कोटा लगा दिया है, एक सीमा तय कर दी है जिससे बढ़कर वो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर फॉरेन स्टूडेंट्स की ओवरऑल संख्या की बात करें तो 2,70,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस अब कनाडा, माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा इस आंकड़े में अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो इसमें 1,45,000 इसका नंबर है और साथ ही साथ स्किल ट्रेनिंग में सिर्फ 95,000 स्टूडेंट्स के लिए ही रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब ये सवाल कि आखिर ऑस्ट्रेलिया ने ये कोटा क्यों लगाया है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है रिकॉर्ड माइग्रेशन की। 2023 में जो माइग्रेशन है वो ऑस्ट्रेलिया में 60% तक बढ़ गया है और माइग्रेशन बढ़ने से वहां पर जो रेंटल प्रॉपर्टी के दाम है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, रेंटल प्रॉपर्टी महंगी हो गई है। यही वजह है कि अब ये कोटा या फिर कहा जाए कि एक लिमिट लगाने का फैसला लिया गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो कि 2025 से लागू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कनाडा की। तो कनाडा ने भी अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव किए हैं। जो बदलाव किया गया है उसके तहत जो सबसे मेन चीज है वो ये कि जो पार्ट टाइम जॉब है अब वो करना मुश्किल हो जाएगा कनाडा में। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि पार्ट टाइम वर्क परमिट जो है अब सिर्फ 1 साल का होगा, पहले ये अवधि 2 साल की थी। अब इसका असर भारतीय छात्रों पर पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र वहां पर पढ़ते भी हैं और साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। और एक ये बड़ा आंकड़ा है कि कनाडा के विदेशी छात्रों में 40% हिस्सा भारतीयों का है। और अब जो ये नियमों में बदलाव किए हैं इसके खिलाफ जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ये जो बदलाव किया गया है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
तो चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में कुछ और खबरें भी आपके पास हम आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से गुजरात में बारिश को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तो गुजरात में बारिश का कहर अभी भी जारी है। राज्य में बारिश से अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। शहर के कई इलाके टापू जैसे हो गए हैं। लोगों के घर में पानी भर गया है और उनके घर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 12 से ज्यादा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 1 सितंबर तक जोरदार बारिश का अनुमान है। गुजरात में अब तक औसत वार्षिक बारिश का लगभग 100% पानी बरस चुका है। द्वारका में सबसे ज्यादा 5 इंच बारिश हुई है। वहीं जामनगर और सूरत में 2 इंच बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते वडोदरा, जामनगर और राजकोट की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। तेज बारिश की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। स्टेट ट्रांसपोर्ट की 4531 ट्रिप और 50 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वडोदरा में विश्वामित्री नदी से कई मगरमच्छ भी शहर में घुस आए हैं। तो गुजरात में भारी बारिश की वजह से टाटा मोटर्स के कार ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर पड़ा है। पिछले कई दिनों से कई ट्रक्स हैं जो प्लांट से नई कार को अलग अलग राज्यों और पोर्ट तक लेकर जाते हैं, वो बाहर ही रुकी हुई हैं। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने टाटा मोटर्स के सानंद प्लांट के बाहर की स्थिति का जायजा लिया। देखिए। इस वक्त मैं साणंद में टाटा मोटर्स के प्लांट के ठीक बाहर खड़ा हूं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि दिखाइए, यहाँ पर कई सारी ट्रक है वो ऐसे ही खड़ी है कई दिनों से, क्योंकि प्लांट के अंदर भी पानी भरा है और दूसरी ओर गुजरात के जो रोड है, कई सारे रोड को ब्लॉक भी कर दिया गया है। यहाँ से पोर्ट पर भी जाती है तो कच्छ का रोड भी बंद कर दिया गया है और यहाँ से अलग अलग राज्यों में भी जाती है। तो काफी जो प्लांट का प्रोडक्शन है वो तो चल रहा है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद है। आइए कुछ ड्राइवर है उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ पर हो? हम 6-7 दिन से खड़े हैं यहाँ। 7 दिन से ये बारिश की वजह से लोड नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह से खड़े हैं यहाँ। अच्छा, आपको अंदर से कैसा मैसेज दिया, क्यों ट्रक आपकी अंदर नहीं जा रही है प्लांट के? अब हाँ, ये दिया बारिश की वजह से नहीं लोडिंग हो रही है। बोला है कि अंदर पानी भरा है प्लांट में तो उसकी वजह से लोड अभी डाउन है। कार अंदर जहाँ कार बनता है ना वहाँ पे भी पानी भरा है। अच्छा। तो हाँ, काम रुका हुआ है। तो आपको कार लेकर कहाँ जाना होता है? कहाँ कहाँ की ट्रिप होती है वैसे? पोर्ट पर? बेंगलोर, चेन्नई वगैरह, बॉम्बे, पूना। पोर्ट पर भी होती है, कंडला पोर्ट या और दूसरे पोर्ट भी होती है। पोर्ट भी होती है, कांडला पोर्ट वगैरह उधर भी जाते हैं। आप कितने दिन से यहाँ पर है? यहाँ पर हो गए 6-7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए सर। और अभी कोई ऐसा है कि आप कब यहाँ आपकी ट्रक में लोड होगी कार? कोई पता नहीं है, अभी कोई मालूम नहीं है कुछ। अंदर का क्या मालूम कब होगी कब नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि साणंद का ऐसा ही हाल है। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर भी पानी का इतना भराव हो गया है कि वहां से आगे कुछ भी चीजें ले जाना भी मुश्किल हो रहा है। कई सारे प्लांट के अंदर लाइट भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर बारिश रुकी तो कुछ दिनों में ये हालात ठीक होंगे, लेकिन अगर बारिश बढ़ती है तो हालात और भी बद से बदतर हो सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद, साणंद। चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें। CNBC